नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और आप थंबनेल में देख रहे हैं जिन्हें नहीं आती है संस्कृत वो सीटेट में कैसे प्राप्त करें सर्वाधिक अंक। आप देखेंगे कि संस्कृत में सर्वाधिक अंक हम कैसे प्राप्त करें। होता क्या है कि संस्कृत में आप है बहुत दिनों पहले आप संस्कृत कभी पढ़े होते हैं और जब सीटेट का पेपर देने जाते हैं तो भाषा के रूप में यदि आप संस्कृत ले लेते हैं तो फिर आपको समझ में ये नहीं आता है कि कैसे इसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें। आज यही हम आपको समझाने वाले हैं कि यदि भाषा के रूप में आप संस्कृत लेते हैं तो कैसे उसमें अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिएगा कि सीटेट में दो भाषा लेनी होती है। दो भाषा लेनी होती है। एक होती है भाषा एक होती है भाषा फर्स्ट और एक होता है भाषा सेकेंड। एक होता है भाषा सेकेंड। पहली बात तो भाषा का सिलेक्शन कैसे करें, भाषा फर्स्ट में क्या रखें, भाषा सेकेंड में क्या रखें। भाषा फर्स्ट में अधिकतर वो भाषा रखी जाती है जो आपको अच्छे तरीके से आ रहा हो। यदि आपको अच्छे तरीके से हिंदी आ रहा है तो आप भाषा फर्स्ट में हिंदी रख सकते हैं। यदि आपको अच्छे तरीके से संस्कृत आ रहा है तो भाषा फर्स्ट में संस्कृत रख सकते हैं। यदि आपको अच्छे तरीके से उर्दू आ रहा है तो आप उर्दू रख सकते हैं। यदि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश आ रहा है तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। देखिएगा, यदि आप भाषा फर्स्ट में यदि आप भाषा फर्स्ट में कौन क्या रखते हैं, हिंदी रखते हैं। और यदि आप भाषा सेकंड में संस्कृत रखते हैं, यदि आप भाषा सेकंड में संस्कृत रखते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, भाषा सेकंड में संस्कृत कब रखी जाती है। यदि आप हिंदी को अच्छे तरीके से जानते हैं तो भाषा फर्स्ट में हिंदी रखें। क्यों रखें, क्योंकि भाषा फर्स्ट जो होता है वो सेकंड की अपेक्षाकृत थोड़ा सा उसका जो प्रश्न का लेवल होता है वो अच्छा होता है और इससे जो थोड़ा सा सरल लेवल होता है वो भाषा सेकंड का होता है। तो यदि आपको संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं आ रही है तो संस्कृत को हमेशा कहां रखें, भाषा सेकंड में रखें और भाषा फर्स्ट में आप रख सकते क्या है, हिंदी रख सकते हैं। अब देखिए, यदि आप भाषा सेकंड में संस्कृत रख रहे हैं, भाषा फर्स्ट में हिंदी रख रहे हैं, तो जो आपको पेपर मिलता है, आप कभी भी जो सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो जो पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको मिलेगा हिंदी वाला। जब पैटर्न खोलेंगे, हिंदी का जब पेपर खोलेंगे तो हिंदी के पेपर में भी दो पेपर होगा। एक पेपर होगा हिंदी फर्स्ट, एक हिंदी फर्स्ट और एक होगा हिंदी सेकंड। यदि आप भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज किए हैं तो आपको कौन सा पेपर देना होगा, आपको देना होगा भाषा का फर्स्ट पेपर, भाषा का फर्स्ट पेपर, हिंदी का फर्स्ट पेपर। यदि आप सेकंड नंबर पे चूज करते हैं तो अधिकतर क्या होता है कि जिन्हें हिंदी अच्छी आती है वो चूज करते हैं हिंदी को फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे वो चूज करते हैं अधिकतर दूसरी भाषा जो अपेक्षाकृत पहली भाषा से उनको कम आती है। तो यदि दूसरे नंबर पे आप हिंदी के अलावा यदि संस्कृत चूज करते हैं तो आपको ये हिंदी का जो दूसरा पेपर है ये छूने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल हल करेंगे फर्स्ट के रूप में हिंदी को, हिंदी का फर्स्ट पेपर, और सेकेंड हिंदी को वैसे ही का वैसे ही आप छोड़ देंगे। इसके होगा संस्कृत का, उस पेपर के साथ एक अलग से पेपर देते हैं जिसका जो जब पेपर आप देने जाएंगे तो संस्कृत में भी आपको मिलेगा फर्स्ट और संस्कृत में भी आपको मिलेगा सेकंड। संस्कृत में भी आपको क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा। अब देखिए, यदि आप फर्स्ट पे रख रहे हैं हिंदी को और सेकंड पे रख रहे हैं संस्कृत को तो आप लैंग्वेज में फर्स्ट हिंदी का करेंगे और सेकंड किसका करेंगे, संस्कृत का करेंगे। आपको कोई लेना देना नहीं है संस्कृत के पहले वाले सेक्शन से, आपको कोई लेना देना नहीं है हिंदी के दूसरे वाले सेक्शन से। आप बस संस्कृत का सेकंड पेपर करेंगे और आप हिंदी का फर्स्ट पेपर करेंगे। अब देखिए, यहीं से यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं किसमें, संस्कृत में। कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसको हम और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। देखेंगे कि अच्छे अंक कैसे और हम उसको प्राप्त कर सकें। तो इसमें देखेंगे, भाषा यदि आप फर्स्ट में हिंदी रखते हैं तो हिंदी में दो सेक्शन आपको मिलेगा। एक सेक्शन मिलेगा कि इसको भी दो भागों में फिर बांट दिया जाता है, और पद्य। एक क्या मिलेगा आपको, और पद्य। अभी हम आपको पेपर से समझाएंगे ये कैसे आपको मिलता है। दूसरे में मिलेगा आपको
शिक्षण। देखते हैं कैसे इसमें प्रश्न आते हैं। तो जो हिंदी आप फर्स्ट में चूज किए हैं तो पहला होगा गद्य पद्य, दूसरा होगा शिक्षण। गद्य पद्य से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आते हैं 15, और शिक्षण से जो प्रश्न आते हैं वो भी आते कितने हैं 15। 15 गद्य पद्य से और 15 शिक्षण से। इसमें भी देखेंगे ध्यान से, यदि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इस 15 में भी 7 से 8 सवाल लगभग उसी पैसेज से होते हैं, जिसको आप वहीं पढ़ेंगे वहीं आंसर देंगे। उसके लिए अलग से अभ्यास जितना करेंगे, शब्दकोश आपका उतना अच्छा होगा, लेकिन इसमें व्याकरण का कोई लेना देना नहीं होता है। और 7 से देखेंगे रेशियो घट बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि 7 से 8 क्वेश्चन से अधिक, कहीं 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन उसी पैसेज से देखने को मिल जाए कि इस पैसेज में उस कहानी का राजा कौन है, इस कहानी में राजा का मित्र कौन है। इस प्रकार का चर्चा जो होता है वो गद्य पद में आपको देखने को मिल जाएगा। या पद्य देगा तो पूछ देगा इस पद्य में किस चीज की चर्चा की गई है, किसी शब्द का अर्थ उठा करके पूछ देगा। और जब व्याकरण देगा तो व्याकरण में अधिकतर देता है संधि समास कारक, जितने भी हिंदी के होते हैं व्याकरण के जो भी नियम होते हैं उनसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम 8 क्या इससे भी ऊपर चला जाता है, 9 से 10 क्वेश्चन इसी गद्य और पद्य से दे देता है, और मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन किसका होता है, व्याकरण का होता है। सबसे ज्यादा जो इस हिंदी लेने के बाद सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो करता क्या है, शिक्षण। तो यदि आप हिंदी का शिक्षण अच्छे से जान रहे हैं तो मैक्सिमम आपको हिंदी में लिखा रहेगा, आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस शिक्षण में। अब जो सबसे बड़ी समस्या किसकी है, आपकी संस्कृत की। भाषा सेकंड में, ये कहां रखे हैं आप, भाषा फर्स्ट में, और ये कहां रखे हैं, भाषा सेकंड में। भाषा सेकंड में क्या रखे हैं आप, संस्कृत। भाषा सेकंड में क्या रखे हैं, संस्कृत रखे हैं। तो भाषा सेकंड में जब आप क्या होगा, एक होगा 15 क्वेश्चन का, एक होगा 15 क्वेश्चन का। ये 15 क्वेश्चन का क्या रहेगा, गद्य और पद्य रहेगा। ये क्या रहेगा 15 क्वेश्चन का, ये रहेगा शिक्षण रहेगा। अब इस गद्य पद्य में भी, संस्कृत में भी सेम हिंदी जैसी ही कहानी है कि गद्य पद्य यहां पर भी क्वेश्चन कितने रहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन उसी गद्य और पद्य से रहते हैं, और लगभग रहते हैं किससे हैं, उसके व्याकरण से रहते हैं। और यहां पर जो 15 क्वेश्चन है वो किसका रहता है, शिक्षण का रहता है। अब समस्या क्या होती है कि गद्य और पद्य से पढ़ने के बाद ये 7 से 8 क्वेश्चन तो किसी तरीके से हमारा सही हो जाता है। उसी गद्य पद्य में यदि हमको संस्कृत आती भी नहीं है तो उसका अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लगे वहीं पे बैठ के अर्थ निकालने। आप वही क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन यदि उसी पैसेज में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अधिकतर इस 7 से 8 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। 8 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से देखेंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके क्या हो जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं। ऐसे 7 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है, 6 से 7 क्वेश्चन लगभग इसमें से सही हो जाते हैं। समस्या क्या होती है, यहां व्याकरण पे ध्यान देते हैं पहले कि व्याकरण में पूछता क्या क्या है। तो व्याकरण में सीटेट में आप ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला चैप्टर है वो है प्रत्यय। क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय सबसे ज्यादा पूछता है। प्रत्यय से अधिकतर 2 से 3 सवाल व्याकरण के अधिकतर हर साल देखने को मिल जाते हैं। दोनों 15 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन व्याकरण के यदि किससे आ जाते हैं, प्रत्यय से आ जाते हैं, तो सोचिए व्याकरण, इस व्याकरण में प्रत्यय का कितना अच्छा योगदान है। अधिकतर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आपको प्रत्यय से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन संधि से आपको देखने को मिलता है। किससे देखने को मिलता है, संधि से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको समास से समास से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। समास के बाद देखेंगे कभी कभी उपसर्ग भी पूछ देता है, कभी कभी उपसर्ग भी पूछ देता है, कभी कभी अव्यय से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी अव्यय से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है प्रत्यय, संधि, समास, कभी कभी उपसर्ग से, कभी कभी अव्यय से सवाल देखने को मिल सकते हैं। इस चैप्टर है वो है शब्द रूप। क्या है, शब्द रूप।
शब्द रूप, इसी को कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा विभक्ति। क्या लिखा मिलेगा? विभक्ति। तो शब्द रूप से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन लगभग हर साल किससे पूछा है? शब्द रूप से। उसी को कहीं कहीं प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा राम का, द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा राम का, मोहन का, किसी का भी रूप इस तरीके से पूछ देता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है धातु रूप। धातु धातु रूप, जो बहुत पहले बचपन में आप पठित पढ़ता पठन पढ़े होंगे, लिखत लिखता लिखन पढ़े होंगे, हंसत हंसता हसन पढ़े होंगे, वही क्या है? धातु रूप है। उसी धातु रूप से किस लकार का कौन सा क्वेश्चन है, इसी धातु रूप को और किस नाम से जानेंगे? लकार के नाम से आपको मिल जाएगा। तो लकार से भी एक क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम ये चांस है प्रत्यय से, संधि से, समास से, शब्द रूप से, धातु रूप से, और भी क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं इस व्याकरण में। इतने चार, एक दो तीन चार पांच, पांच चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको इस 7 से 8 सवाल को करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेंगे। इन पूरे सेक्शन पे हमारा पूरा वीडियो आपको एक सीरीज में मिलेगा। उस सीरीज में आप देखेंगे कि प्रत्यय के हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रत्यय के सवाल कैसे बनते हैं, कौन कौन सा प्रत्यय होता है, संधि आपको पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, अव्यय पढ़ाएंगे, शब्द रूप, धातु रूप, सारा कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इससे क्वेश्चन कितने आने हैं? केवल 7 से 8 क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं? सबसे अधिक जो मेहनत करते हैं वो इसी पे करने लगते हैं, इसी को पढ़ने में। जैसे आज मान लीजिए सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, 2 महीने का समय है, इस 2 महीने में 1 महीने से ऊपर यही पढ़ने में लगा देते हैं। और इससे क्वेश्चन कितने आते हैं? 7 से 8 क्वेश्चन। कभी कभी इससे कम ही आते हैं, बढ़ा देता है किससे? इस गद्य और पद्य से ही क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देता है, 8 से 9 10 कर देगा। संस्कृत में भी आप देखेंगे। अब ये शिक्षण, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो भाषा की होती है। आपको संस्कृत आ ही नहीं रहा है, आपको संस्कृत में कुछ लिख दिया है, उसका अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हैं। जब अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे इस शिक्षण को आप करेंगे? क्या पूछ रहा है ये कैसे आप समझेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। और अधिकतर क्या होता है? आप ए बी कुछ भी मार करके चले आते हैं। तो इसको सबसे अच्छा नंबर इसमें कैसे सबसे अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को कर पाए, इसी के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं एक पेपर। पेपर तो जूनियर का है, लेकिन पेपर जो जूनियर का है वही सेम पैटर्न आपको प्राइमरी में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे जूनियर का, दोनों पेपरों में ही सेम पैटर्न मिलेंगे। जिस चीज को हम समझाना चाह रहे हैं, यदि इस चीज को समझ गए जाएंगे आप, तो सबसे अच्छा अंक, न जानते हुए भी भाषा, सबसे अच्छा अंक आप इस शिक्षण में 15 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। एक पेपर है हमारे पास पिछले साल का ये संस्कृत का पेपर है। किसका पेपर है? संस्कृत का पेपर है। आप यहां ध्यान से देखिए इस पेपर को। इस पेपर को हम अभी आपको समझाए हैं कि जब आप भाषा सेकंड जाएंगे, भाषा सेकंड लेंगे, तो भाषा सेकंड में भी आपको दो भाषा देखने को मिलेगी। दो भाषा में भाषा जब आप भाषा सेकंड लेंगे तो भाषा सेकंड में भी दो पेपर आपको देखने को मिलेगा। भाषा सेकंड जब लेंगे तो भाषा सेकंड ही आपको करना है, लेकिन जब संस्कृत लेंगे, जब आप क्या लेंगे? संस्कृत लेंगे, तो संस्कृत में भी आपको दो पेपर देखने को मिलेगा। दो पेपर देखने को मिलेगा। वह दो पेपर क्या होगा देखेंगे। संस्कृत को लेंगे जब सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जब संस्कृत का पेपर आपके सामने खुलेगा, तो पेपर खुलने में इसमें भी रहेगा फर्स्ट पेपर और इसमें रहेगा सेकेंड। तो जब आप सेकेंड के रूप में संस्कृत चूज किए हैं, फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज किए हैं, तो फर्स्ट में आप हिंदी सही करेंगे, हिंदी का पेपर करेंगे, और सेकेंड के रूप में क्या करेंगे? संस्कृत का पेपर करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा क्या? संस्कृत का पेपर। जब संस्कृत का पेपर इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा, तो इस तरीके से जब संस्कृत का पेपर आपके सामने खुल जाएगा, तब आप देखेंगे कि यह जो संस्कृत का पेपर है, इस संस्कृत के पेपर में आप देखेंगे कि पहले नंबर पे जो भाषा के रूप में आपको मिलेगा, वह भाषा के रूप में क्या मिलेगा? ये इस तरीके से गद्य और पद्य का एक पैसेज मिल जाएगा। अब इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप क्या चूज किए हैं? आप चूज किए हैं यदि हिंदी, या आप कोई और भाषा चूज किए हैं,
तो देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट को आपको संस्कृत के रूप में नहीं करना है। आप लैंग्वेज सेकंड में यदि संस्कृत चूज किए हैं तो ये लैंग्वेज फर्स्ट लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज फर्स्ट को आपको नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। अब इसके बाद आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आप चूज किए हैं लैंग्वेज सेकंड के रूप में, लैंग्वेज सेकंड के रूप में, तो यही आपको अभी देखने को मिलेगा लैंग्वेज सेकंड। आप देखेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसी पेपर में आपको मिलेगा लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड में आपको क्या मिलेगा, संस्कृत मिलेगा। अब इस संस्कृत को आपको करना है, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या करना है, हिंदी, यदि आप हिंदी लिए हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी करेंगे और सेकंड में क्या कर देंगे, संस्कृत कर देंगे। अब यहां ध्यान से देखिए आपको क्या समझना है, आपको समझना यह है कि आपको समझना यह है कि इस गद्य और पद्य, पहला क्वेश्चन है देखिएगा लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा आधारितम प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। कह रहा है अधोलिखित गद्यांश, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके तद आधारित, उस पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरेभ्य, विकल्प जो विकल्प है उनमें से उचिततम उत्तरम, उचित उत्तर को चुन करके आप क्या करें, लिखिए। लिखना तो नहीं होता है लेकिन लिखत लिखा हुआ है, आपको क्या करना होता है, ट्रिक करना होता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा गद्य आपको देखने को मिल रहा है। अब ये देखेंगे कि गद्य से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और व्याकरण से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि अभी हम समझाए कि लगभग हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन गद्य से देखने को मिलते हैं और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन व्याकरण से देखने को मिलते हैं। तो गद्य का ये वाला जो गद्य है इसको ध्यान से देखेंगे, लिखा है मदकुड़ह कम अदशत, मदकुड़म कद कम अदशत, ये जो प्रश्न है इसी में मिल जाएगा, इसका जो उत्तर है इसी गद्य में आपको मिल जाएगा। दूसरा देखिए दृष्टवंतः इति अर्थे प्रयुक्तम क्रियापदम चित्वा लिखत, इसको मिल जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे इसी में देखने को मिल जाएगा। कहा हता इत्यस, इसका भी उत्तर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। देखिए युका कुत प्रतिवसत अश्म, इसका भी उत्तर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। जब इस गद्य को पढ़ेंगे तो इस गद्य में ही आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए व्याकरण से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अब देखिएगा यहां भी पूछा है नृपते इति पदे का विभक्ति, ये क्वेश्चन हो गया व्याकरण का। तो आप देखिए व्याकरण से कितना क्वेश्चन इस पैसेज में पूछ रहा है, नृपते इति पदे का विभक्ति। तो नृपते इति पदे का विभक्ति ये क्वेश्चन किसका हुआ, अभी आपको बताए शब्द रूप का, जिसको आप विभक्ति कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां मिला व्याकरण का, एक क्वेश्चन यहां मिला व्याकरण का। इसके आगे देखिए मद कुड़स्य नाम किमासित, यह भी उसी गद्य में आपको मिल जाएगा। उत्तर छिपा हुआ है, कैसे उसको अच्छे से अच्छे ढूंढ करके उत्तर हम प्राप्त कर सकेंगे, जब अभी हम आपको एक एक गद्य पद्य पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छे से समझाएंगे। अब आगे देखिए, अब दूसरा इसमें दूसरा गद्यांश, दूसरा गद्यांश भी दिया हुआ है। देखिए इस दूसरे गद्यांश में, दूसरे गद्यांश को यहां से यहां तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद देखिए इससे सवाल दिया हुआ है, इससे सवाल दिया हुआ है और पहला ही सवाल है श्रृगालस्य नाम की मासित, श्रृगाल का क्या नाम है, जब इसको पढ़ेंगे तभी तो इसका नाम बता पाएंगे। तो ये अभी उत्तर कहां मिल जाएगा, इसी आपको गद्य में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कहा है परिभ्रमण इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्ययम चित्वा लिखत, या क्या पूछ रहा है, प्रत्यय चित्वा लिखत, प्रत्यय को लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा प्रत्यय, अब ये प्रत्यय से सवाल है, तो प्रत्यय से एक पहले भी पूछा था, तो दो व्याकरण का वहां पे पहले वाले पैसेज में और दो एक व्याकरण का यहां मिला, दो एक तीन मिले। अब आगे देखिए कह रहा है कि दुंदुभे इति पदे का विभक्ति, देखिए फिर विभक्ति से सवाल मिला, एक वहां विभक्ति से मिला था, एक यहां मिला।
तो टोटल व्याकरण से कितने सवाल, 4 सवाल। आगे देखिए, कठोर इत्यस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, पूछ रहा है कठोर का समानार्थक पद क्या है। कठोर का समानार्थक पद आप कैसे जानेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सॉल्व करेंगे तो आपकी धीरे धीरे भाषा मजबूत होगी, शब्दों के अर्थ जानेंगे, जब शब्दों के अर्थ जानेंगे तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे हम आगे बढ़ते हैं तो पूछा है श्रृगालः वने परिभ्रमण किम पश्यत, यह भी उत्तर कहां मिलेगा, आपको उसी पैसेज में मिलेगा। आगे देखिए, श्रृगालस्य कस्मात दंष्ट्रा दंष्ट्रा भंगः संजातः, यह भी उत्तर कहां मिलेगा, इसका उसी पैसेज में मिलेगा। तो आप देखिए फिर 135 तक आ गए, हमको दो ही क्वेश्चन किसके मिले, व्याकरण के। टोटल व्याकरण के कितने क्वेश्चन मिले, 4, कितने में, नहीं है कि बिना व्याकरण पढ़े आप गद्य पद्य बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन गद्य पद्य में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। और ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, खोज खोज करके पढ़ेंगे, तो 11 में से 9 से 10 सवाल आप निश्चित तौर पे उसी गद्य पद्य से आप कर पाएंगे। 4 व्याकरण का सवाल पूछा है, जितना भी चैप्टर बताए हैं उसमें से देखिएगा, 2 विभक्ति के सवाल पूछे हैं, 2 प्रत्यय के सवाल पूछे हैं। ऐसे जब एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रत्यय और विभक्ति से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर बताए हैं उतने बहुत महत्वपूर्ण है, उतने से ही सवाल पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको सारा समय उतने पे व्याकरण पे ही दे देना है। जितना अभ्यास करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपका प्रश्न का उत्तर और बढ़ता जाएगा, आप कैसे संख्या उसकी और बढ़ा पाएंगे। तो आप देखेंगे अब इसके बाद शुरू हो रहा है किसका, शिक्षण का सवाल। कितने नंबर से, 136 नंबर से शुरू हो रहा है किसका सवाल, शिक्षण का सवाल। और ये 136 से लेकर के कितने तक जाएगा, 136 से लेकर के जाएगा 150 तक। कहां तक जाएगा, 150 तक। 150 तक आपको देखने को मिलेगा किसका सवाल, शिक्षण का सवाल। अब देखिए इस शिक्षण के सवाल को हम देखते हैं। शिक्षण के सवाल में पहला जो सवाल है, पहला सवाल देखिए क्या पूछा हुआ है। पहला सवाल देखेंगे, पहला सवाल जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही 2020 इत्यस्य अनुशंसितस्य श्रेण्य भाषा अध्ययनस्य विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम। आप ध्यान से देखिए इस सवाल को, यदि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो आप खुद बताइए कि क्या इसका अर्थ आप बता पाएंगे। यदि आप इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे तो आप खुद सोचिए क्या इसका उत्तर दे पाएंगे। यहां से समस्या शुरू होती है। किसी तरीके से व्याकरण पढ़ करके, किसी तरीके से गद्य और पद्य से हम प्रश्नों को ढूंढ करके 15 क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ये जो शिक्षण के सवाल हैं इनको करने में हमको सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि हम इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते। जब अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो इसका उत्तर क्या देंगे। अब देखिए यही चालाकी करनी है, यहां चालाकी क्या करनी है, कैसे इसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जाएंगे, यहीं से चालाकी करके अच्छे से अच्छे अंक हम प्राप्त करेंगे। आप देखिए 15 क्वेश्चन में यदि आप 11 में से 9-10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं गद्य और पद्य से, 4 क्वेश्चन जो हैं वो 4 के चारों सही किए जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये थोड़ा भी व्याकरण मन से आप पढ़ देंगे तो वो 4 के चारों क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। प्रत्यय विभक्ति के जो सवाल आए हैं वो चारों आप सही कर सकते हैं। तो 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन आप गद्य और पद्य और जो व्याकरण का सवाल पूछा है उससे सही कर सकते हैं। इस 15 क्वेश्चन में आपको हवा नहीं लगती है, इसलिए नहीं लगती है कि संस्कृत आपकी भाषा नहीं रही है। संस्कृत आपकी भाषा नहीं रही है तो आपको इस प्रश्नों को करने में क्या होती है, समस्या होती है। आप पढ़ते भी हैं, उत्तर भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता कि इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए इसी से आपको कैसे अच्छे से अच्छे अंक चुरा लेने हैं। आप देखेंगे कि यदि आपको संस्कृत पढ़ने को नहीं आती है, संस्कृत पढ़ने में नहीं आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य अनुशंसितस्य श्रेण्य भाषा अध्ययनस्य विषय अधोलिखितम किम सत्यम पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग तो पढ़े ही बहुत दिन हो गया है तो पढ़ ही न पाए, यदि पढ़ भी लें तो उसका अर्थ न निकाल पाए। अब यही चालाकी क्या करनी है, आप ये प्रश्न देखिए 136 नंबर पे जो सवाल आया है, इस प्रश्न के 4 विकल्प भी देखिए। श्रेण्य भाषा
आइए अब आप इसी वर्ष का जब आप पेपर खोलेंगे और आप पेपर खोलेंगे हिंदी, पेपर खोलेंगे क्या, हिंदी। तो थोड़ा एक चीज हम आपको अब यहां फिर समझा दें कि यदि आप भाषा फर्स्ट के रूप में क्या लिए हैं, हिंदी लिए हैं, भाषा फर्स्ट के रूप में क्या लिए हैं, हिंदी लिए हैं, तो समझिए इस बात को, भाषा फर्स्ट के रूप में क्या लिए हैं आप, हिंदी लिए हैं। भाषा भाषा फर्स्ट में क्या लिए हैं, यहां लिए हैं हिंदी, और यहां लिए हैं क्या, संस्कृत। क्या लिए हैं, संस्कृत। संस्कृत। तो आपको जो हिंदी वाला पेपर मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होगा जिसका अंग्रेजी बहुत अच्छा है, तो पहले नंबर पे वो क्या लिया होगा, अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे हो सकता है हिंदी ले लिया हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप फर्स्ट नंबर पे क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं, और सेकंड नंबर पे संस्कृत लेते हैं, तो जब हिंदी का पेपर खोलेंगे, जब आप हिंदी का पेपर खोलेंगे, तो यह पूरा का पूरा पेपर खुल जाएगा हिंदी का। अब इस हिंदी के पेपर में उसी सत्र का पेपर है, उसी सत्र का पेपर है, एक ही परीक्षा का पेपर है, जिस परीक्षा में बैठेंगे, जब आप संस्कृत वाला सेक्शन आपको अलग से मिलेगा और हिंदी वाला सेक्शन आपको अलग से मिलेगा, जिसमें सीडीपी भी रहेगा, आपको यदि आर्ट्स से है तो सोशल का भी सवाल रहेगा, लैंग्वेज के रूप में आपको हिंदी का जब उसको पेपर खोलेंगे, तो हिंदी के पेपर में ध्यान से देखिए, पहला ही जो यहाँ पे लिखा होगा भाषा फर्स्ट, तो भाषा फर्स्ट के रूप में क्या चूज करेंगे आप, हिंदी चूज करेंगे। हिंदी को चूज करेंगे तो यह जो शिक्षण है, हिंदी में पढ़ने में आपको क्या होती है, आसानी होती है। आप इस हिंदी के शिक्षण को पढ़ लेंगे, हिंदी के शिक्षण को पढ़ने के बाद आप और आगे बढ़ेंगे, जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इससे जो 105 के बाद 106 से सवाल शुरू हो रहा है, इसमें भी दो आपको पैसेज मिलेगा, दो पैसेज के बाद आपको देखेंगे 106 से जो सवाल शुरू हो रहा है, यह शुरू हो जा रहा है शिक्षण का सवाल। किसका सवाल शुरू हो जा रहा है, शिक्षण का सवाल। तो 106 से लेकर के आपको आगे जो सवाल देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा शिक्षण का लगभग 130 तक, लगभग 130 तक। तो देखिए 130 तक जो 120 तक, 120 तक जो सवाल मिल रहा है आपको, किसका मिल रहा है, शिक्षण का मिल रहा है। तो 106 से 120 तक लगभग 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किसका मिला, शिक्षण का। अब हिंदी जो फर्स्ट में लिया होता है, उसको हिंदी में ही शिक्षण पढ़ना होता है, वो पढ़ भी लेता है, उसका अर्थ भी समझ लेता है, और अच्छे से शिक्षण पढ़ा है तो उसका अच्छा उत्तर भी दे लेता है। समस्या क्या होती है कि जब आप पहले नंबर पे हिंदी का पेपर कर लेते हैं, तो आप करना शुरू कर देते हैं संस्कृत का पेपर। संस्कृत के पेपर में आप गद्य और पद्य करके बैठ जाइए, गद्य और पद्य करने के बाद जब आप उठाते हैं शिक्षण का क्वेश्चन, तो आप हिंदी के हिंदी के आप वहां चूज किए हैं संस्कृत का सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन आप मिलाएंगे किससे, हिंदी के सेकेंड लैंग्वेज से। जब हिंदी के सेकेंड लैंग्वेज से आप मिलाना शुरू करेंगे, तो आपको गद्य और पद्य नहीं मिलाना है, गद्य पद्य संस्कृत का गद्य पद्य में ही करना है, संस्कृत में ही करना है, ये नहीं कि गद्य पद्य आप मिलाने बैठ जाएं। लेकिन जब आप संस्कृत के शिक्षण को मिलाना शुरू करेंगे, जब संस्कृत के शिक्षण को मिलाना शुरू करेंगे, तो वहां पर भी संख्या दिखा था कितना, 136 से। अब ध्यान से देखिए, यदि आपको याद है कि हम वहां क्या सवाल पढ़े थे, तो संस्कृत में भी किसकी सवाल, क्या सवाल पढ़े थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से ही संबंधित पढ़े थे। सेम सवाल था, बस किसमें लिखा हुआ था, आपको लिखा हुआ था संस्कृत में। तो यदि आप संस्कृत में नहीं समझ पा रहे हैं, तो संस्कृत में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिंदी का ही द्वितीय भाषा खोल लीजिए। द्वितीय भाषा जब खोल लेंगे, तो द्वितीय भाषा के रूप में आप जब शिक्षण वाले पोर्शन पे आएंगे, तो शिक्षण वाले पोर्शन पे आप देखेंगे कि ये 136, वहां पर भी संख्या सेम था, यहां पर भी संख्या सेम है। तो आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसको पढ़िए, आप पढ़िए हिंदी को। हिंदी को पढ़ करके उत्तर लगाइए किसमें, संस्कृत में। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के बारे में सही है। यहां क्या कह रहा है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, दूसरा कह रहा है केंद्रक भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, उसके बाद क्या कह रहा है, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन।
त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। अब बताइए, आप यही वही क्वेश्चन जो हाँ आप संस्कृत में पढ़ रहे थे, वहां इसमें किस में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। पढ़ना आसान हो गया है। और आप देखेंगे इधर कई वर्षों से लगातार जो भाषा फर्स्ट का शिक्षण है वो संस्कृत के भाषा फर्स्ट में समान मिलेगा। जो सेकेंड भाषा का शिक्षण है हिंदी का, जो सेकेंड शिक्षण है वो संस्कृत के सेकेंड में समान मिलेगा। तो जब आप संस्कृत का सेकेंड पढ़ पैसेज करना शुरू कर रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज पे संस्कृत लेकर के उसका पैसेज करना शुरू कर रहे हैं, तो आप किससे मिला लीजिए, हिंदी के सेकेंड वाले से मिला लीजिए। यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पे आपको मिला है और फिर हम आपको उस पीडीएफ को दिखा रहे हैं, फिर हम आपको उस पीडीएफ को दिखा रहे हैं और उस पीडीएफ से फिर आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए दोनों सवाल सेम है। देखिए, और ये हिंदी था, ये है इसका संस्कृत का। फिर मैं इस संस्कृत के सेकेंड पैसेज को खोल रहा हूं। देखिए 136 नंबर पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य अनुशंसितस्य श्रेण्य भाषा अध्ययनस्य विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम, क्या सही है। यह भी देखिए सेम सवाल जहां आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, यहां भी देख लीजिए। यह दूसरा सवाल है, भाषा कक्षायाम परियोजना कार्य संपादन क्रमे यथाक्रमम सन्निविष्टानि चरणानि अधोलिखितेषु चित्वा लिखत। देखिएगा यह भी सवाल आपको हिंदी के सेकेंड पैसेज में आपको मिलेगा और यह भी सवाल सेम मिलेगा। अब फिर हम खोलते हैं हिंदी का सेकेंड, हिंदी का देखिए, अब इस हिंदी को फिर खोलते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित वहां संस्कृत में पढ़े थे, यहां किस में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में पढ़ के उत्तर देना आसान है, तो आप क्यों संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं जब संस्कृत आपको नहीं आती है। पढ़िए हिंदी में, उत्तर लगा लीजिए संस्कृत में। जो ऑप्शन यहां सही है वही ऑप्शन संस्कृत में भी सही है, तो ऑप्शन में भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पढ़िए हिंदी में, उत्तर दीजिए संस्कृत में। यहां सी सही है तो वहां भी सी सही है, यहां बी सही है तो वहां भी बी सही है। देखिए दूसरा सवाल जो हम लोग पढ़े थे उसको देखिए, भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है। इसी को वहां संस्कृत में पढ़े थे, इसी को यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब आपको संस्कृत नहीं आती है, तो जब लगातार कई वर्षों से ऐसा सवाल कर ही रहा है कि जो भाषा फर्स्ट का शिक्षण है वो संस्कृत के भाषा फर्स्ट से मिल रहा है, जो संस्कृत का जो हिंदी का सेकंड का शिक्षण है वो सेकंड से मिल रहा है, तो भाषा फर्स्ट में आप हिंदी सही करिए, भाषा सेकंड में आप संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत लीजिए, लेकिन उसका शिक्षण किससे मिला लीजिए, हिंदी से मिला लीजिए। हिंदी से मिला करके शिक्षण करेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए, अब हम आपको दिखाते हैं कि चीज को और अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं, और अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं इस चीज को कि आप कैसे इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप अभी तक नहीं समझे हैं, यदि आप अभी तक नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे इस चीज को और अच्छे तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। देखिए, आप लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, हिंदी। लैंग्वेज सेकंड में क्या ले रहे हैं, संस्कृत। क्या ले रहे हैं, संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज संस्कृत के भी कितने क्वेश्चन मिले हैं, 30। हिंदी से भी कितने क्वेश्चन मिलने हैं, 30। भाषा फर्स्ट में क्या लिए हैं, हिंदी। भाषा सेकंड में क्या लिए हैं, संस्कृत। और अभी हम आपको पेपर खोल कर दिखा दिए कि यदि आप हिंदी ले भी रहे हैं, यदि आप हिंदी ले भी रहे हैं तो हिंदी में दो पेपर आपको दे, सेकंड, एक सेकंड, दो सेक्शन मिलेंगे, गद्य और पद्य का। एक किसका मिलेगा, गद्य और पद्य का। एक मिलेगा किसका, शिक्षण का। एक मिलेगा किसका, शिक्षण का। जब दूसरे नंबर पे उसमें हिंदी खुलेगा, दूसरे लैंग्वेज में हिंदी होगा गद्य और पद्य का। एक होगा किसका, शिक्षण का। एक क्या होगा, शिक्षण का। अब देखिए, आप पहले नंबर पे क्या लिए हैं, हिंदी, तो आप इस सेक्शन को करेंगे, गद्य और पद्य। संस्कृत एक भाषा फर्स्ट में, संस्कृत एक भाषा सेकंड में, संस्कृत में, संस्कृत। यहां भी सेम वही पैटर्न होगा।
जो यहां पे देखने को मिला है, इसमें भी फर्स्ट में दो सेक्शन, गद्य और पद्य, और एक होगा क्या, शिक्षण। एक क्या होगा, शिक्षण। अब देखिए, अब इस तरीके से ध्यान देंगे तो गद्य और पद्य हिंदी का होगा, शिक्षण भी हिंदी का होगा। हिंदी में गद्य पद्य हिंदी का होगा, शिक्षण भी हिंदी का होगा। संस्कृत में गद्य पद्य संस्कृत में मिलेगा, शिक्षण भी संस्कृत में मिलेगा। संस्कृत में गद्य पद्य संस्कृत में मिलेगा, शिक्षण भी संस्कृत में मिलेगा। आप क्या चूज किए हैं, आप चूज किए हैं फर्स्ट के रूप में क्या, हिंदी, और सेकंड के रूप में क्या, सेकंड के रूप में क्या चूज किए हैं। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको करने क्या है, आप जब हिंदी का फर्स्ट कर लीजिए पेपर में, तो आप किस पे आ जाइए, संस्कृत करने। संस्कृत का क्या करेंगे, सेकेंड। तो आप जब संस्कृत का शिक्षण मिलाएंगे या 150 तक, इसका शिक्षण संस्कृत में लिखा होगा, इसका शिक्षण लिखा होगा हिंदी में। यही शिक्षण होगा जो किसमें लिखा होगा, हिंदी में। लेकिन आप पहला हिंदी करने के बाद सीधे आ जाते हैं संस्कृत करने, तो आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब इसका शिक्षण आप पढ़ेंगे, जब इसका शिक्षण आप पढ़ेंगे संस्कृत में, समझ में आपको नहीं आएगा, इसी शिक्षण को कहां पढ़ लेंगे, हिंदी में। हिंदी में पढ़ लेंगे तो कम से कम उसका अर्थ समझ जाएंगे, उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, उसका आंसर यहां लगा लेंगे। आंसर यहां लगा करके आप फर्स्ट का हिंदी का पूरा कर देंगे और सेकेंड का संस्कृत का पूरा कर देंगे। निश्चित तौर पे यदि इस शिक्षण को संस्कृत में नहीं समझ में आ रहा है और हिंदी में आप समझ ले रहे हैं, हिंदी में समझ ले रहे हैं और पढ़े हुए हैं, तो 15 में से 15 में से 12 सवाल, 11 सवाल लगभग आप सही कर लेंगे, लगभग आप सही कर लेंगे। और आप अब मिलाइए, टोटल संख्या मिलाइए, आप वहां पर 15 में से आप गद्य और पद्य में से यदि 13, कितने सवाल, 13 सवाल भी सही कर लेते हैं और इस शिक्षा वाले 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, 11 सवाल भी सही कर लेते हैं, तो टोटल संस्कृत में कितने अंक मिलेंगे, 3 2 5 1 1 2, लगभग 25, लगभग 25। यदि 25 नहीं भी मिल रहा है तो 22 23 नहीं, कोशिश करेंगे, यदि इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो 23 सवाल से ऊपर आप जाएंगे, 24 25 सवाल सही कर लेंगे। 24 25 सवाल संस्कृत में आप सही कर ले रहे हैं, तो आप क्या बताइए संस्कृत कहाँ खराब है, अच्छा से अच्छा अंक आपको दिला सकती है। आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस चीज को अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको पेपर भेज करके और अच्छे तरीके से समझाएंगे, और अच्छे से आगे जब पेपर कराएंगे तो इस चीज को और अच्छे तरीके से समझाते हुए हम आपको पेपर कराएंगे। आपका टेस्ट भी लेंगे, उस समय भी हम आपको समझा देंगे इस चीज को। तो आगे इस उद्घोष एकेडमी से जुड़े रहिए, और जुड़ते हुए आप पूरे के पूरे संस्कृत को हम आपको आसान बनाते हुए आपको पढ़ाएंगे और मैक्सिमम नंबर हम आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।